शायद अंग्रेजी में या हिंदी में बोलेंगे तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन कन्नड़ में जो कुछ कहा विजय ग्रोवर, जरा जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस की जीत पर क्या कह रहे हैं विजय? कमिटी हो या जिस तरह से चाहे ग्राउंड लेवल वर्कर हो या मैनिफेस्टो कमिटी हो या जिस तरह से कार्यकर्ता, हर लेवल पर उन्होंने ये काम करके दिखाया। ये लोगों ने एक्सेप्ट किया, उन्होंने धन्यवाद दिया मतदाताओं का कि उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में 5 गारंटी की जो बात थी उसको एक्सेप्ट किया है और उसको देखकर ही शायद मत डाला है। तो वो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सबका इस जीत को हासिल करने के लिए। जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जो कैंपेन स्टाइल है उसके बारे में आपको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर भी नहीं करना चाहेंगे और उनका नजरिया है कि उन्होंने किस तरह से कैंपेन किया। लेकिन कांग्रेस के लिए जिस तरह से हर बूथ वर्कर हो या हर पार्टी लीडर हो या स्पोक्स पर्सन है, जिन्होंने जिस तरह से यहाँ पर मिलकर एक बार काम करके दिखाया है, शायद ये जीत वो उसी को क्रेडिट। ओके, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता सबकी जीत से बता रहे हैं। अबे दुबे, मैंने अभी डी के शिव कुमार के लिए मैन ऑफ द मैच शब्द का इस्तेमाल किया। जी जी, तो जाहिर है मैन ऑफ द मैच कई हैं और एक उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। पहले शिव कुमार आए, अभी एक और मैन ऑफ द मैच सिद्धरामैया जी का इंतजार है, देखते हैं वो मीडिया के सामने आके क्या बोलते हैं। क्या इनमें से चुनना, ये जो 4-5, राहुल गांधी भी है, फिर प्रियंका भी है, सोनिया भी है, सब आए थे, इनमें से चुनना आसान है क्या या बहुत मुश्किल है? कि सही मायने में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? मुझे लगता है आसान है। जिस तरीके से चुनावी मुहिम चली है और 2013 की जीत से आप कर्नाटक का सफर देखिए, कांग्रेस का कर्नाटक में कांग्रेस का सफर देखिए, तो आपको लग जाएगा कि इसमें इसके मर्म में सिद्धरामैया की हस्ती है। बाकी लोग हैं, देखिए कोई भी चुनाव किसी एक कारण से नहीं जीता जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सिद्धरामैया एक ऐसी हस्ती हैं जो सर्वेक्षणों में भी निकल के आता है। आप जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, जब भी पूछा गया जनता से कि मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा नंबर सिद्धरामैया को आते हैं। उसके बाद में सिद्धरामैया उस कांग्रेसी रणनीति की नुमाइंदगी करते हैं जो कि देवराज अरस ने बनाई थी, अहिंदा। देवराज अरस ने रणनीति इसलिए बनाई थी, वो चाहते थे कि कर्नाटक की राजनीति पर लिंगायतों और वोकलिगाओं का जो शिकंजा है उसको हम किसी तरीके से ढीला कर पाएं, इसलिए उन्होंने वो रणनीति बनाई। उस रणनीति के चलते कांग्रेस काफ़ी दिनों तक अच्छी स्थिति में कर्नाटक में रही। और सिद्धरामैया ने 2013 के बाद जो चुनाव हुआ था उनका है, उसमें उस रणनीति को लागू करने की कोशिश भी की, किसी वजह से वो नहीं कामयाब हो पाई। देखिए उसमें एक बहुत बड़ा समुदाय, हम लोग हमेशा लिंगायतों और वोकलिगाओं की चर्चा करते रहते हैं, बहुत बड़ा समुदाय है ओबीसी वोटरों का, जिसकी नुमाइंदगी वो खुद करते हैं। कोरबा जाति से आते हैं, जिसको हम लोग उत्तर भारत में गरड़िया जाति कहते हैं, उस जाति से जुड़े हुए हैं। फिर उसमें अनुसूचित जातियाँ आती हैं, मुसलमान बड़े पैमाने पर आते हैं। और अगर इन तीनों का समर्थन कांग्रेस को मिला है तभी इतना अच्छा परिणाम कांग्रेस निकाल पाई है। आप चुनावी राजनीति और भारत जोड़ो यात्रा पर भी कुछ कहना चाह रहे थे, राहुल गांधी भी क्योंकि इसमें फैक्टर है ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी तो कांग्रेस का जो प्रबंधन था, मीडिया प्रबंधन था, वो बार बार कहता था इसका चुनावी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। मैं हमेशा कहता था कि कोई भी यात्रा जो है उस चुनावी राजनीति से बच नहीं सकती और इसके चुनावी मायने हमें खोजने होंगे। जो पहला चुनावी मायना मुझे उस यात्रा में दिखाई पड़ता था वो ये था, जो भाषा अपना रहे थे, मोहब्बत की दुकान, नफरत के खिलाफ है, तो उसमें सारे देश के जो मुसलमान वोटर हैं जो धीरे धीरे विभिन्न इलाकों में कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे थे, मुझे लगता था बिना नाम लिए राहुल गांधी अगर किसी मतदाता समुदाय को संबोधित कर रहे हैं तो वो मुसलमान वोटर है। अब देखिए कर्नाटक में कितना कटिबद्ध होकर मुसलमान वोटरों ने कांग्रेस का साथ दिया। मैं मानता हूं अगले लोकसभा चुनाव में सारे देश के पैमाने पर मुसलमान वोटर कांग्रेस को ज्यादा हमदर्दी के साथ देखेंगे। इससे उन पार्टियों को नुकसान हो सकता है जो कांग्रेस की कीमत पर मुसलमान वोट प्राप्त कर रहे थे, चाहे उत्तर प्रदेश में प्राप्त कर रहे हो या और कहीं प्राप्त कर रहे हो। तो इसलिए उनके लिए संकट की बात है, लेकिन ये एक हकीकत है कि ऐसा होगा। और अगर अपनी पार्टी से जो मतदाता समुदाय धीरे धीरे अलग होता जा रहा है, अगर कोई नेता उसको वापस लाने की रणनीति अपनाता है तो उसमें क्या बुरी बात है। ओनिका मल्होत्रा, ओनिका जी, क्या वाकई जोश हाई है अब? क्योंकि अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और भी चुनाव है और उसके बाद 24
बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, जश्न और एक एक्सेप्टेंस अलग बात है, बट ग्राउंड रियलिटी से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। देखिए मानक जी, 9 साल जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने, उसका फायदा उनको 2 बार मिला। अब बार बार आप उस फॉल्स नैरेटिव को, लोगों की कलेक्टिव विजडम को अटैक नहीं कर सकते। कभी ना कभी वो पर्दा हटना था, और शायद हिमाचल से भी पारी शुरू हुई, आते थे कर्नाटक में हुई। अब देखना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, राजस्थान मध्य प्रदेश में भी एक चुनौती वाला माहौल तो है ही। लेकिन जो रणनीति हमने अपनाई कि लोगों के मुद्दों की बात की हमने, ना कि हमने कहा 91 टाइम्स मुझे गालियां दी, ना कि हमने ये नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की। तो वो जो ग्राउंड रियलिटी से जुड़ के जो हमने बातें की, पहले उसका असर नहीं हो रहा था। देखिए, रोटी कपड़ा मकान की अगर हम बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो डेफ ईयर्स में जा रहे थे, क्योंकि फॉल्स नैरेटिव इतना हावी हो चुका था। अब वो जो क्लाउड था या जो धुंधलापन था, लोगों के जहन से हट रहा है। बिकॉज हकीकत ये है सर कि ना एम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी का वही दर आप देख ही रहे हैं, महंगाई देख रहे हैं, तमाम वो मुद्दों को आप देखिए जो बढ़ती चली जा रही है और बेलगाम हो रही है। तो बहुत जरूरी था उन मुद्दों पे अटैक करके उन मुद्दों पे हम काम करें। जैसे मैंने कहा मानक जी, 5 गारंटी जो दी है कांग्रेस, जो कहती है, उसने हमेशा वो काम किए हैं। अब लोगों को ये दिखाई दिया, जो कंपैरिजन जब वो किया उन्होंने कि 40% सरकार हो, या करप्शन की बात करें, या वो जो झूठे वायदे, सिलेंडर की बातें की और तमाम वो बातें की, अब वो सिंक इन कर रहा है उनके अंदर कि ये चीजें नहीं है, सत्य से बहुत परे है बीजेपी। डबल इंजन की सरकार कहते कहते लगता है ट्रबल इंजन की सरकार होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ओके, मनोज यादव है बीजेपी से। मनोज, जवाब दीजिए। ओनिका मल्होत्रा कह रही है अब जनता असल मुद्दों पर आ गई है, अब आपकी खैर नहीं है। जी जी, देखिए मानक जी, इसे कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूट जाना। 38 सालों की एक परंपरा रही है कि कोई सरकार रिपीट नहीं होती है, तो उसमें बोल रहे, ढोल पीट रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी जी की क्या भारत जोड़ो यात्रा है, अद्भुत यात्रा थी। ऐसी अद्भुत यात्रा थी तो गुजरात में हवा क्यों निकल गई आपकी, नागालैंड, आपका मेघालय, त्रिपुरा, क्या और बहुत सारे स्टेटों को मैं गिना सकता हूं, और 50 में से 40 चुनाव तो राहुल गांधी के नेतृत्व में आप हारे हैं। अब आता हूं दूसरे विषय पे। ये आपके अभय दुबे जी ने एक बात कही, बहुत पते की बात कही, कि जिस तरह से इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण करने का काम किया है, जिस तरह से आपने देखा कि पीएफआई और एसडीपीआई का सहयोग लेने का काम किया, ये निश्चित रूप से ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जीत है। किस तरह से कंसोलिडेट करने का उस वोट बैंक को प्रयास किया गया, वो एक बहुत बड़ी तुष्टीकरण का कारण रहा। पीएफआई को संरक्षण देने का काम किया। अब मानक जी, हम तीसरे विषय पे आते हैं कि बोल रहे हैं कि गारंटी की बात करते हैं। अरे गारंटी की बात करते हैं, गंगा जल हाथ में लेकर के छत्तीसगढ़ में कसम खाते थे ऋण माफ कर देंगे, आज तक ऋण माफ नहीं हुआ। 2500 रुपए 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, राजस्थान में आज तक नहीं दिया गया है। बेरोजगारी दर 32% कहां, राजस्थान में 8 करोड़ जनता राजस्थान की त्राहिमाम कर रही है। इनके डिप्टी सीएम लापता है, रोड शो कर रहे हैं, जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं, सीएम पर वो आरोप लगाते हैं, ये आरोप लगाते हैं, यानी सर फुटबॉल करते हैं। ऐसा ना हो कि हमें जो जनादेश जनता ने दिया है विपक्ष में बैठने का, हम उसका सम्मान करते हैं और एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। लेकिन यह है कि सर फुटबॉल कांग्रेस का होता है, जिसकी वजह से जनता त्राहिमाम करती है। भूमिका निभाएंगे, लेकिन मनोज, इस हार का विश्लेषण आप कैसे करेंगे? कुछ तो बताइए, क्यों हार गए? ये कहना काफी नहीं है कि 5 साल में सरकार बदल जाती है इसलिए हम हार गए, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आप तो दावा कर रहे थे 125 130 जीतेंगे, 66 पे कैसे आ गए? आप तो प्रो इनकम्बेंसी का दावा कर रहे हैं। और प्रो इनकम्बेंसी आप तो बार बार कहते हैं कि हमारी सरकारें रिपीट होती हैं, हम परंपराएं तोड़ देते हैं। जी जी, और ये निश्चित रूप से परंपराएं टूटती हैं और कभी परंपराएं हार नहीं है, लेकिन एक बड़ी हार है कि जिस तरह से हमने चुनाव लड़ा, इस तरह से हमने चुनाव लड़ा, सामूहिकता से हमने चुनाव लड़ा, और जिस तरह से बसवराज बोम्बई जी ने कहा कि हम लोग हार स्वीकार करते हैं और अपनी समीक्षा करेंगे। हम एक कैडर बेस्ड पार्टी है, हवा में बैठने वाले लोग नहीं है हम लोग। तो मानक जी वो लोग हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, अटल जी के मार्गदर्शन पे चलने वाले लोग हैं, उस मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ने वाले। हम लोग तो विपक्ष में रहकर महती भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज मानक जी एक सवाल पूछना चाहिए आपको, अगर भाजपा जीतती है तो ईवीएम हैक हो गया है, निर्वाचन आयोग ने घपला कर लिया है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। क्या आज भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं पर आवाज उठाई, कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास किया? ईवीएम हैक हो गई है, निर्वाचन आयोग ने गलत कर दिया है। हम लोग
जनादेश जो हमें मिला उसको सर माथे पर लेकर के हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं मानक जी। लेकिन वो लोग उन लोगों की तरह नहीं है जो संवैधानिक संस्थाओं को तार तार करने का काम करे, लोकतंत्र को तार तार करने का काम करे। ओके मनोज, हम एक सेकंड जनता रुकिएगा। जनादेश अपने के जनादेश पीसीआर का से मैं सम्मान कह रहा करते हूं, अपने पीसीआर से मैं कह रहा हूं कि डीके शिव कुमार जो अभी भावुक हुए थे, उनका वो वीडियो भी हम दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं फिलहाल। ब्रेक के बाद डीके शिव कुमार कैसे कैमरे के सामने आज रोने लगे, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।